हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि लारावेल के अंदर रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है। तो हर एक डेवलपर क्या होता है कि अपने हिसाब से कोड लिखता है, चाहे वो जूनियर हो या वो सीनियर डेवलपर हो। तो उन सभी का मोटो एक ही होता है कि आपको कोड लिखना है और आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। बट बेसिकली एक डिज़ाइन पैटर्न वो होता है जो आपको हेल्प करता है, यानी कि मदद करता है कि आप एक अच्छा कोड कैसे लिख सकते हैं। अब एक अच्छा कोड क्या होता है, वो एक अच्छा कोड वो होता है जिसके अंदर आप जो चेंजेस आसानी से कर पाए। यदि क्लाइंट अगर बहुत बड़ा चेंजेस चाहता है, जैसे कि डेटाबेस को ही चेंज करना है आपको, तो उस चेंजेस को भी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़े यदि अपने कोड के अंदर, तो आपका कोड ब्रेक ना हो, वो आसानी से चेंजेस हो जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं कि किसी न किसी डिज़ाइन पैटर्न को हम जो फॉलो करना चाहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि आपको लारावेल के अंदर आप डिज़ाइन पैटर्न को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली रिपोजिटरी पैटर्न को। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे कि लारावेल बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न्स हमें प्रोवाइड करता है। जैसे कि यदि आप यहाँ पर देखेंगे कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न है, प्रोवाइडर्स है, फसाड डिज़ाइन पैटर्न्स होता है और एक रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न भी। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि रिपोजिटरी पैटर्न, हमारा जो डिज़ाइन पैटर्न है वो कैसे काम करता है और ये होता क्या है। तो यदि हम रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न के बारे में देखें तो ये क्या काम करता है कि जो हमारा एक बिजनेस लॉजिक होता है, यानी कि जो हमारा बिजनेस लॉजिक होता है वो होता है हमारे कंट्रोलर के अंदर, और जो हमारा डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें होती है वो होती है हमारी मॉडल के साथ। अब हम क्या करते हैं कि कंट्रोलर के अंदर ही, यानी कि जहाँ पर हम बिजनेस लॉजिक लिखते हैं वहीं पर हम डेटाबेस से भी इंटरेक्शन करते हैं, यानी कि मॉडल के साथ में, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कल को अगर डेटाबेस अगर क्लाइंट बोलता है कि मुझे बदलना है, मुझे कोई और डेटाबेस रखना है, तो आपको क्या होगा कि अपने जितने भी बिजनेस लॉजिक के अंदर आपने कोड लिखे वो सभी आपको चेंजेस करने पड़ जाएंगे। तो क्या होगा कि आपका जो कोड होगा वो ब्रेक हो सकता है, यानी कि बहुत हार्ड होगा इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में। तो इसीलिए क्या करता है कि जो रिपोजिटरी पैटर्न होता है वो आपके बिजनेस लॉजिक को और मॉडल को दोनों को सेपरेट कर देता है। ठीक है, अब कुछ बेनिफिट होते हैं जो हमें रिपोजिटरी पैटर्न यूज करने पे मिलते हैं। तो हम ये देखते हैं कि हमें ये क्यों यूज करना चाहिए। तो पहला ये है कि हमारा बहुत इजी होता है इम्प्लीमेंटेशन करने में, और जो हमारा बिजनेस लॉजिक होता है और जो हमारा डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो है, तो दोनों को हम जो आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों हमारा सेम नहीं होता है। और जो हमारी बग फिक्सिंग होती है, यानी कि यदि हम इस चीज़ को देखें कि हमें जो है अपने रिपोजिटरी पैटर्न के अंदर यदि कोई डेटा के अंदर कुछ बग आ रहा है या फिर कुछ अगर कोड के अंदर कोई बग है, तो आप उसे आसानी से आप उसे मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारा कोड होता है वो डुप्लीकेट नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको डेटाबेस से, यानी कि रिपोजिटरी से कोई डेटा आपको फैच करना है, तो आपको क्या करना है कि सिंपल रिपोजिटरी के साथ में आपको बोलना है कि भाई मुझे ये डेटा दे दो, और वो आपको डेटा वहाँ से प्रोवाइड कर देगा। तो आपका कोड डुप्लीकेट भी नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम देखें अपने ब्राउजर पर, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ कोड लिखे हुए हैं, जहाँ से आप जो क्या कर सकते हैं कि एक कैटेगरी को आप ऐड कर सकते हो, उसको आप एडिट कर सकते हो, और आप उस चीज़ को आप जो है डिलीट भी कर सकते हो। तो हमारा कोड क्या है कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पर इमेज वगैरह का कोड थोड़ा सा मिसिंग है, यानी कि इमेज का भी कोड रहना चाहिए था, ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया आता कि हमारा कोड कितना कम हो रहा है रिपोजिटरी पैटर्न लिखने से। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपने चलते हैं ऐप फोल्डर के अंदर, HTTP फोल्डर के अंदर, और वहाँ पर देखिए कैटेगरी कंट्रोलर है। यहाँ पर हमारा सभी कोड लिखा हुआ है कि यदि हम कैटेगरी ऐड कैसे कर रहे हैं, उसको वैलिडेट कर रहे हैं, यहाँ से देखिए हम एडिट कर रहे हैं और यहाँ से अपडेट वगैरह कर रहे हैं। तो ये सभी कोड हमारे कंट्रोलर के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि जो हमारा बिजनेस लॉजिक है वो हमारा कंट्रोलर के अंदर लिखा हुआ है, और यहीं से हम जो है क्या कर रहे हैं कि मॉडल के थ्रू हम जो है डेटा भी फैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ऐप फोल्डर के अंदर एक रिपोजिटरी नाम का एक जो है फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम रहेगा हमारा इंटरफेसेस करके। अब इंटरफेस के अंदर हम क्या करते हैं कि एक जो फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और उस फाइल का नाम हम जो रखते हैं कैटेगरी रिपोजिटरी इंटरफेस .php कर, और यहाँ पर हम जो PHP का जो टैग है ओपनिंग वो हम लिखेंगे, और यहाँ पर नेम स्पेस, यानी कि हमारी जो ये पाथ है, यानी कि जो फाइल का जो पाथ है वो कहाँ पर है, उस चीज़ को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो वो है ऐप रिपोजिटरीज और इंटरफेसेस फोल्डर के अंदर। उसके बाद हमें एक इंटरफेस क्रिएट करना रहेगा। तो इंटरफेस क्या करता है कि ये एक लेआउट है, जहां पर हम क्या करते हैं जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं उसके नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं, और उसको हम डिफाइन किसी और क्लास में करते हैं। तो इंटरफेस क्या है कि वो बताता है कि उस क्लास के अंदर कौन कौन से फंक्शंस है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑल नाम का एक फंक्शन है, तो हमें एक क्लास बनानी रहेगी जहाँ पर हम एक ऑल नाम का एक जो फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो इस रिपोजिटरी से पता चल जाएगा, यानी कि इस इंटरफेस से पता चल जाएगा कि उस क्लास के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं जो हम एक्सेस कर सकते हैं इस इंटरफेस के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक जो क्लास बना ली है कैटेगरी रिपोजिटरी .php करके, और यहाँ पर मैं एक क्लास क्रिएट कर लूँगा। तो सबसे पहले हम उसका नेम स्पेस दे देते हैं, यानी कि इस फाइल का पाथ क्या है, और उसके बाद हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं कैटेगरी रिपोजिटरी करके।
ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना रहेगा कि इम्प्लीमेंट करना रहेगा उस इंटरफेस को, ताकि हम फिर एक्सेस कर पाएँ उसको, यानी कि जो हमारा ऑल फंक्शन है उस चीज़ को यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ रिपोजिटरीज इंटरफेसेस, उस इंटरफेस का नाम, यानी कि जो हमने इंटरफेस वहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, तो उसका नाम है कैटेगरी रिपोजिटरी इंटरफेस करके, और यहाँ पर आपको उसको इम्प्लीमेंट कर देना रहेगा, इम्प्लीमेंट्स, और यहाँ पर आपका कैटेगरी रिपोजिटरी इंटरफेस करके। तो यहाँ पर जो आपने लिखा हुआ है ऑल फंक्शन, वही फंक्शन हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं अपने कैटेगरी रिपोजिटरी क्लास के अंदर। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कि पब्लिक फंक्शन ऑल, और यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे उस डेटा को, यानी कि जो डेटा हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि सभी कैटेगरी का डेटा वो हम यहाँ से रिटर्न कर सकें, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पे कैटेगरी मॉडल यूज़ किया हुआ है उसको हमें टॉपर इंपोर्ट भी करना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है। अब हमें इसको यूज़ करना है अपने कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा मॉडल है, और HTTP फोल्डर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमारा ये कंट्रोलर है जो कि है कैटेगरी कंट्रोलर करके। तो यहाँ पर यूज़ करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, उस इंटरफेस को हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना रहेगा जिस नाम से हमने इंटरफेस क्रिएट किया था। तो यहाँ पर हमें लिखना है ऐप रिपोजिटरीज इंटरफेसेस, और यहाँ पर इंटरफेस का नाम जो है कैटेगरी रिपोजिटरी इंटरफेस। यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना रहेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके, और यहाँ पर उस चीज़ को हमें पास कर देना रहेगा, यानी कि जो हमारा इंटरफेस है उस चीज़ को। और यहाँ पर एक वेरिएबल का नाम हम यहाँ पर लिख देते हैं जो कि है कैटेगरी रिपोजिटरी करके। और अब हमें क्या करना रहेगा कि एक हम प्राइवेट वेरिएबल हम जो क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस वेरिएबल को इसी क्लास के अंदर एक्सेस करना है, आउटसाइड नहीं करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर नाम दे दिया उसको प्राइवेट, और यहाँ पे कैटेगरी रिपोजिटरी नाम से हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें लिखना रहेगा कैटेगरी रिपोजिटरी करके, और यहाँ पे कैटेगरी रिपोजिटरी जो है वो हमने यहाँ लिख दिया है। अब हमें इस कोड को यहाँ से हटाना है, इसको हमें फैच करना है अपने रिपोजिटरी के साथ में। तो मैं यहाँ पे इसको कट कर लेता हूँ, और जहाँ हमने ऑल मेथड को डिफाइन किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर इस चीज़ को हम यहाँ से हटा देते हैं कैटेगरी ऑल को, और उसको हम रिप्लेस कर देते हैं इस कोड से जिसके अंदर हमने पैजिनेट वगैरह भी किया हुआ है। और अब हम इसको यहाँ से एक्सेस करेंगे दिस कैटेगरी रिपोजिटरी, यानी कि जो हमारी रिपोजिटरी है उसका हमें ऑल मेथड चाहिए, ठीक है। तो ये जो क्या करेगा कि इंटरफेस के पास जाएगा यहाँ पे ऑल का, और ये जो हमारा है वो हमारा बाइंड होना चाहिए इस क्लास के साथ में, यानी कि यहाँ पर इंप्लीमेंट किया हुआ है ऑल का, तो उसको यहाँ पर डेटा मिल जाना चाहिए, ठीक है। अभी ये एरर देगा, बट फिर भी मैं इसको यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि क्या एरर दे रहा है। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं रिफ्रेश। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये रिपोजिटरी क्या है मुझे पता नहीं है, कि ये जो किसके साथ आपने बाइंडिंग करनी है वो कुछ पता नहीं है, कि आप इसको इस इंटरफेस को आपने किसको साथ बाइंड करना है। तो उसके लिए आपको चलना रहेगा अपने प्रोवाइडर्स के पास, और वहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगी जो है ऐप सर्विस प्रोवाइडर करके, और वहाँ पर आपको क्या है कि ये दोनों फाइलें आपको इंपोर्ट कर लेनी है, यानी कि अपना इंटरफेस और अपनी जो क्लास है, यानी कि जो इंटरफेस बाइंड है जिस क्लास के साथ में, उसको यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना रहेगा। और उसको रजिस्टर मेथड के अंदर हमें क्या चीज़ करना रहेगा कि उसको इन दोनों को बाइंड कर देना रहेगा अपने एप्लीकेशन के साथ में। तो यहाँ से क्या होगा कि वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमें दे देगा, ताकि हम उसको एक्सेस कर पाएँ फिर अपने कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कि दिस ऐप बाइंड, और यहाँ पे जो हमारी क्लास है उसको हमने पास कर दिया, यानी कि जो हमारे इंटरफेस की क्लास है, और यहाँ पर जो हमारी एक्चुअल की क्लास है जहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है इंटरफेस का, वो हमें क्लास यहाँ पे बाइंड कर देनी रहेगी। तो यहाँ पर अब हमने इस चीज़ को बाइंड कर दिया है। अब लारावेल को पता है कि हमें किस इंटरफेस के साथ में कौन सी क्लास बाइंड करनी है। अब देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं आया वापस से, ठीक है। यहाँ पर यदि आप थोड़ा सा चेंजेस भी करते हैं, जैसे कि माइनर चेंजेस, या यदि आप करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 4 है तो मैं यहाँ पे 5 डाल दूंगा कि भाई मुझे पैजिनेशन के अंदर 5 डेटा चाहिए, और अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो अब देखिए यहाँ पर 5 डेटा आपको मिल रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये एक इंटरफेस के साथ में हम जो है डेटा फैच कर रहे हैं, ठीक है। सेम चीज़ हम जो स्टोर मेथड के साथ में भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई डेटा मुझे स्टोर करना है अभी डेटाबेस के अंदर। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस कोड को यहाँ से हटा करके मैं अपने रिपोजिटरी के अंदर डाल सकता हूँ। वैसे तो हमें ये जो वैलिडेशन है वो हमें रिक्वेस्ट क्लास के अंदर करनी चाहिए, जो कि हमारे लारावेल देता है, बट फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं कि वैलिडेशन को छोड़ते हैं, और फिलहाल हम यहाँ पे क्रिएट मेथड या फिर एक स्टोर मेथड है हमें यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इंटरफेस के अंदर बोला कि इस इंटरफेस के अंदर एक जो है स्टोर मेथड है जो कि डेटा लेगा,
ठीक है। और यहाँ पर हमें उसकी डेफिनेशन भी लिखनी रहेगी जो हमारी एक्चुअल क्लास है जहाँ पर। तो यहाँ पर सेम नाम से हमें एक फंक्शन क्रिएट करना रहेगा जो कि है स्टोर का, और यहाँ पे डेटा हम उसके अंदर एक्सेप्ट कर लेंगे और इसी डेटा के लिए हम जो है क्रिएट करेंगे अपना एक कैटेगरी। ठीक है। तो यहाँ का जो ये कोड है आप अगर चाहेंगे तो इस चीज़ को आप जब कट कर सकते हैं और उसको आपको यहाँ पर आपको पेस्ट करना रहेगा, या आप क्या कर सकते हैं कि इस चीज़ को आप अपने हिसाब से भी आप जो है लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे क्रिएट मेथड को यूज़ कर लेता हूँ जो कि लारावेल हमें प्रोवाइड करता है। तो क्रिएट क्या काम करेगा कि आपको मास असाइनमेंट करना रहेगा अपने मॉडल के अंदर, तभी ये आप यूज़ कर पाएंगे, यानी कि क्रिएट एंड अपडेट, ये दो मेथड। तो आपको मॉडल के अंदर चलना है और यहाँ पर आपको प्रोटेक्टेड और एक प्रॉपर्टी है जो कि फिलेबल है, उसके अंदर आपको डालना रहेगा कि आप क्या क्या चीज़ें फील करना चाहते हो अपने मॉडल के अंदर। तो अब देखिए, अब मैंने वहाँ से इस चीज़ को कर दिया। अब मैं यहाँ से इस कोड को हटा करके अब यहाँ पर लिखता हूँ दिस कैटेगरी रिपोजिटरी। आप क्या करो कि स्टोर कर दो, यहाँ पे लिखा मैंने स्टोर, और यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट का मुझे डेटा मिलेगा, या फिर मैं यहाँ से डेटा पास कर देता हूँ और यहाँ से जो वैलिडेशन के साथ में जो मुझे डेटा मिलेगा वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि अब ये रिपोजिटरी के साथ में अभी स्टोर करेगा, यानी कि जो भी हमारी रिपोजिटरी है उसको हमने डेटा दे दिया और वो क्या करेगा कि वो हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर करके हमें वापस से रिटर्न कर देगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर टाइटल के अंदर कुछ डमी डेटा लिखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा न्यू कैटेगरी करके। अब मैं यहाँ पे क्रिएट पे यदि मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, बल्कि एक कैटेगरी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। सेम चीज़ आप यहाँ पर एडिट के साथ में भी कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपका डेटा आ रहा है एडिट का, वो आप क्या करें कि डायरेक्ट मॉडल को एक्सेस कर रहे हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। तो इस चीज़ को आप यहाँ से हटा सकते हैं। आप एक अपने इंटरफेस के अंदर एक और मेथड बना सकते हैं और उस मेथड का नाम हम यहाँ पर रख देते हैं फाइंड करके। तो यहाँ पर मैंने एक मेथड बना लिया जैसे कि पब्लिक फंक्शन फाइंड, और ये हमें क्या करेगा कि रिटर्न कर देगा एक कैटेगरी को आईडी के साथ में। तो यहाँ पर आईडी पास किया जाएगा इस मेथड के अंदर, और ये मेथड क्या करेगा कि रिटर्न कर देगा उस कैटेगरी के डेटा को जो मैच करेगी इस आईडी के साथ में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ का जो ये कोड है, मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको कट कर लेता हूँ, यहाँ तक कर लेते हैं कट, और उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और हम इसको क्या करेंगे यहाँ से रिटर्न कर देंगे सेम चीज़। अब हमने क्या किया कि इसको रिपोजिटरी के साथ में हम इसको फैच करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि दिस कैटेगरी रिपोजिटरी, और यहाँ पे फाइंड मेथड जो हम है वो हिट कर रहे हैं, और यहाँ से हम उसको क्या करेंगे कि आईडी हम यहाँ से पास कर देंगे। ठीक है। और ये जाएगा कैटेगरीज के अंदर, और फिर हमें यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि अब हम अपडेट का अब हम देखते हैं कि यूज़र जब यहाँ से अपडेट करता है तो उसके लिए क्या हमें कोड लिखना रहेगा, यानी कि जैसा हमने स्टोर के साथ में किया था हम सेम चीज़ अपडेट के साथ में भी कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से जो इन्होंने यहाँ पर कोड लिखा गया, यानी कि कंट्रोलर के अंदर, वही सेम चीज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना रहेगा कि आपको एक और मेथड यहाँ पे क्रिएट करना रहेगा अपने इंटरफेस के साथ में, और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप डेटा पास करेंगे और साथ में आप आईडी भी पास करेंगे। डेटा और आईडी इसलिए क्योंकि किस आईडी के लिए आप जो है डेटा अपडेट करना चाहते हो उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर आप क्या करें कि एक जो अपडेट मेथड आप यहाँ पे क्रिएट कर लें। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कैटेगरी हम जो फैच करेंगे, जैसा कि यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, तो मैं इसी को क्या करता हूँ कि यहाँ से कट कर लेते हैं और उसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे कैटेगरी वो फैच कर रहा है फर्स्ट कैटेगरी को, उसके बाद कैटेगरी को वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइटल है उसको वो अपडेट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा है ना, यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि डेटा वो एक एरे की फॉर्म में है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे डेटा पास कर देंगे इसको, और फिर उसको अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा डेटा रहेगा उस कैटेगरी के लिए, यानी कि जो आईडी हमने पास किया है उसके लिए वो क्या करेगा कि वहाँ से अपडेट कर देगा। अब इसको हम हिट करते हैं अपने कंट्रोलर के साथ में, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है दिस कैटेगरी रिपोजिटरी अपडेट, और यहाँ पे आपको पास कर देना है जो भी डेटा यहाँ से मिलेगा। तो इसको आप पहले वैलिडेट कर लीजिएगा, उसके बाद आप यहाँ से रिक्वेस्ट ऑल करके भेज सकते हैं, यानी कि वैलिडेशन करने के बाद आप यहाँ से डेटा भी आप वहाँ से भेज सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से अब हम कुछ और डाल दिया, जैसे 49 डाल दिया हमने। अब इसको हम अपडेट करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पर देखिए अपडेटेड हो चुका है, यानी कि कोई एरर नहीं आ रहा है हमें। अब ये सेम काम हम क्या करेंगे रिपोजिटरी के साथ में कर रहे हैं। तो आप सेम टू सेम आप जो है डिलीट के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि डिलीट के लिए आपको क्या करना रहेगा कि इंटरफेस में आपको एक क्लास क्रिएट करनी है और फिर उस क्लास का नाम आपको दे देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिलीट करके। और यहाँ पर ये क्या करेगा कि एक एक्सेप्ट करेगा सिर्फ आईडी को यहाँ पे, क्योंकि उसको सिर्फ आईडी चाहिए। वो ये पूछ रहा है कि किस आईडी का डेटा आपको डिलीट करके देना है। तो आपने वहाँ पे क्या किया कि आपने आईडी पास कर दिया, और यहाँ पर आपको उस फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो आपको यहाँ पर लिखनी रहेगी, यानी कि अपनी क्लास के अंदर।
यहाँ पर देखिए हम क्या करें कि यहाँ पे हम कैटेगरी फैच कर रहे हैं और उसको हम जो डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब सेम टू सेम आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपने कंट्रोलर के अंदर आपको लिखना रहेगा दिस कैटेगरी रिपोजिटरी, और यहाँ से डिलीट का कोड जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि वापस से इसको हम रिफ्रेश करते हैं या फिर हम यहाँ से डिलीट करते हैं और हम देखते हैं कि क्या कोई एरर आ रहा है। देखिए हमने डिलीट पे क्लिक किया तो अब ये देखिए डिलीट हो चुका है, कैटेगरी डिलीटेड, ठीक है। यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, यानी कि अब हम जो भी काम कर रहे हैं वो हम रिपोजिटरी के साथ में काम कर रहे हैं, और जो हमारा कोड है यहाँ पर वो काफ़ी क्लीन है, जो यानी कि जो हमारा कंट्रोलर है, बिजनेस लॉजिक और जो हमारा डेटाबेस का काम है वो सारा हमारा रिपोजिटरी के अंदर है। अब कल को कोई अगर चेंजेस करना हुआ, मेथड का नाम कुछ चेंजेस हुआ या फिर कुछ भी चेंजेस हुआ, तो वो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ रिपोजिटरी के अंदर चेंज करना है और आपको जो है आपकी बिजनेस लॉजिक वैसे की वैसे ही रहेगी। यहाँ पर कुछ डेटा देखिए हमारा क्या है कि डुप्लीकेट है, जो कि हमारा अपडेट के अंदर फैच कर रहे हैं हम फाइंड वाला ही डेटा, तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि दिस डॉट फाइंड हमारा क्या है कि ये वाला मेथड हमारा कॉल हो जा रहा है, और यहाँ से भी हम इसको हटा सकते हैं, दिस डॉट फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होगा कि हमारा जो कोड है वो हमारा क्या हो जाएगा, रीयूजेबल हो जाएगा उसके अंदर भी, तो हमें हमारा क्या है कि डुप्लीकेशन वगैरह नहीं रहेगी। अब हम वापस से हम यहाँ से डिलीट करते हैं तो देखिए यहाँ पर वापस से डिलीट हो चुका है, यानी कि कोई एरर नहीं आ रही है, और एडिट करना चाहेंगे तो आप उस आइटम को आप जो एडिट भी कर पाएंगे। तो आप रिपोजिटरी पैटर्न के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि इसी तरीके से आप रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वैसे उसके अंदर अपडेट और रिस्टोर का कोड नहीं होना चाहिए, बट फिर भी हमने क्या किया कि उस चीज़ को समझने के लिए कि ये होता क्या और कैसे काम करता है, हमने ये सभी कोड्स वहाँ पर डाल करके हमने चेक कर लिया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।